Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम इससे पहले एस्टिमेशन को स्टडी कर चुके हुए हैं और एस्टिमेशन में हमने पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन को स्टडी किया और अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट किया. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का ही एक पार्ट है और एस्टिमेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. तो चलिए बोर्ड की तरफ और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का टाइटल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये चैप्टर नंबर 13 है. एलिमेंट्स इसके क्या है इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि माइंड के अंदर रखिए कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो याद रखनी है कि इस चैप्टर में हम फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेकिंग इन्फ्रेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे. यानी इन्फ्रेंसेस जितने भी बनते हैं डेटा के हवाले से हम कोई भी सपोज स्टेटमेंट जो ड्रॉ करते हैं उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमने अंडरस्टैंड किया था वो एसोसिएशन के हवाले से जहां पर हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बिल्टअप करेंगे और जितने भी इन्फ्रेंसेस बनेंगे उन इन्फ्रेंसेस के हवाले से फॉर्मली हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह हमने इनको आगे लेकर सॉल्व करना है. फिर उसके बाद पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज म्यू, पाई और सिग्मा स्क्वायर. यानी इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स में जो म्यू यानी मीन के लिए है उसका इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रॉ होंगे. फिर पाई यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से और वेरिएंस यानी पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के हवाले से जितने भी इन्फ्रेंसेस बनेंगे या हम आगे उनके जो स्ट्रक्चर्स बिल्टअप करेंगे उसको किस अंदाज में देखेंगे वो सारा का सारा इस चैप्टर में डिस्कस होगा. अब हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या चीज है. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है? एक असर्शन है और एक कंजक्चर है. याद रखिए कि एक सपोज्ड स्टेटमेंट है या यूं कह लीजिए कि ऐसी बात जो आप डेटा के बारे में लेट कर लेते हैं. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है उसी के हवाले से बात हो रही है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल यानी जो रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है उसी जो रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुतल्लिक एक असर्शन और एक कंजक्चर है. यानी हम एक स्टेटमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर जो भी हमें डेटा अवेलेबल होता है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसको देखकर हम एक असर्शन बनाते हैं, एक सपोज स्टेटमेंट बनाते हैं और एक यूं कह लीजिए कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और यही जो असर्शन है इज अबाउट द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन. यानी आपको पॉपुलेशन की नेचर के हवाले से ही वो असर्शन बनानी होती है. वो जो सपोज स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है या जो इन्फ्रेंस आपने बनाना है वो किसके मुतालिक है? पॉपुलेशन की नेचर के हवाले से. और ये जो असर्शन है या वो जो आप सपोज स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं या आप जो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं या इन्फ्रेंस के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी सपोज स्टेटमेंट को आप जो है वो अपनी अजम्पशन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं वो ट्रू भी हो सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है रियल लाइफ के अंदर कि जब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है और आप उसके बारे में एक अंदाजा लगा रहे हैं. ठीक है. तो वो अंदाजा जो है वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है. अब जब ये अंदाजा आपको पता ही नहीं है कि गलत है या सही है तो फिर इन दोनों सिचुएशन चूंकि एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको टेस्ट करते हैं. यानी आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है रैंडम वेरिएबल की, आपने उसके बारे में एक असर्शन की. ठीक है. एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया. ठीक है. अब आपको नहीं पता कि वो असर्शन जो है या वो कंजक्चर जो है वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी टेस्टिंग करेंगे. अब वो जो टेस्टिंग होगी वो किसकी बेस पर होगी? वो रैंडम सैंपल की बेस पर होगी. ठीक है. यानी वो जो रैंडम सैंपल आप ड्रॉ करेंगे उसके बेसिस के ऊपर उसकी जितनी भी अजम्पशंस मौजूद होंगी या उसकी आउटलुक्स आपके पास जो अवेलेबल होंगी उन सबको आप देखेंगे और फिर उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करेंगे. किसकी वैलिडिटी को? ये बात जहन में रखिए कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में हम जो असर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, जो इन्फ्रेंस बना रहे हैं, उस इन्फ्रेंस को टेस्ट किया जाता है. एक सेंटेंस में मैंने इसको आपको क्लियर किया है कि आपने याद रखना है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या चीज है. एक ऐसा प्रोसीजर है या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक असर्शन बनाते हैं रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और फिर उसकी वैलिडिटी दोनों हवाले से हो सकती है कि आपने जो बात की वो सही है या गलत है. ठीक है.
सो अब क्या करेंगे, आप रैंडम वेरिएबल या रैंडम सैंपल की बेस के ऊपर उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसमें मजीद अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्ट अप करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने पॉपुलेशन की हवाले से जो असर्शंस ड्रॉ करनी है वो रैंडम सैंपल की बेस पे करनी है, तो उसकी एग्जांपल जो है वो यहां जनरेट हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन म्यू की वैल्यू जो है वो 25 है। यानी हमने डेटा देखा, ठीक है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है उस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। इन्फ्रेंस मतलब एक सपोज स्टेटमेंट बनाई कि म्यू की वैल्यू जो है वो 25 हो सकती है, या म्यू इज लेस देन 40, यानी पॉपुलेशन मीन जो है, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो है वो 40 से लेस है, या पॉपुलेशन मीन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 20 है, यानी 20 के इक्वल भी हो सकती है और इससे। ये सारी की सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं कि यानी जो मैं असर्शंस बना रहा हूं वो किस टाइप की हो सकती है, यानी हम किस तरह उस असर्शन को बिल्ट अप कर सकते हैं। हम अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो 0.4 है। इसमें भी ग्रेटर की सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है, लेसर की हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। सो सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं मीन के हवाले से, यानी पॉपुलेशन मीन म्यू के हवाले से, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई के हवाले से, और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के हवाले से। सो ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको बिल्टअप किया। सो अब आप थोड़ा सा हम प्रिसाइज मैनर्स के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अगर डिफाइन करते हैं तो फिर वो क्या चीज है। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर और नॉट। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो असर्शन है वो ट्रू भी हो सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है, थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में बात हुई है। A procedure to determine whether or not an assumption about some parameter of a population is supported by information obtained from the observed sample. Obviously, sample जो है वो रैंडम ही होगा। So, पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। हमेशा से याद रखिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ें तो उसमें एक सीक्वेंस अगर जनरेट हो जाता है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाती है। सबसे पहले है ऑब्जर्व्ड सैंपल, यानी आप सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, ये नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो आपने हासिल की, जिसको हमने असर्शन कहा था, या यहां पर हम अजम्पशन भी कह रहे हैं, ठीक है, इन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व सैंपल से ड्रॉ की है नंबर 2 पर, वो सपोर्ट करती है या नहीं करती, यानी वो जो इन्फ्रेंस है, जरा सीक्वेंस को बिल्टअप करेंगे। एक ऑब्जर्व सैंपल होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उससे कोई इंफॉर्मेशन हम हासिल करेंगे। इंफॉर्मेशन को देखने के बाद हम इनमें से इस तरह का, यानी ये जो बात करें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए हम एक अजम्पशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और वही अजम्पशन जो है वो इनमें से कोई हो सकती है, वो पॉपुलेशन मीन के हवाले से हो सकती है, वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से हो सकती है, वो पॉपुलेशन वेरिएंस के हवाले से हो सकती है। सो अजम्पशन जो है वो वेदर और नॉट, क्या वो अजम्पशन जो है वो सपोर्ट करती है उस इंफॉर्मेशन को जो आपको रैंडम सैंपल से जनरेट हुआ। सो याद रखिए कि जब आप किसी सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर डिस्कस हो रही हैं। एक रैंडम सैंपल है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमने जो इंफॉर्मेशन ली है। अब ये सारा स्ट्रक्चर आपके माइंड के अंदर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन बनाएंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से। अब वो अजम्पशन जो है हम ये डिटरमिन करते हैं, ऐसा प्रोसीजर जिसमें उसी अजम्पशन के बारे में क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो आपकी अजम्पशन जो है वो सपोर्ट करती है या नहीं करती, किसको, इस इंफॉर्मेशन को जो आपने ऑब्जर्व सैंपल से हासिल की। सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक प्रोसीजर है कि जिसके अंदर आप अपनी अजम्पशन को या अपने इन्फ्रेंस को टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक हो गया। अब इसमें जो इस प्रोसीजर के अंदर रिसर्चर मेक एन अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी वो जो बात अभी मैंने आपको जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में की थी, अब वो अलग मैंने इसको यहां डिफाइन कर दी। यानी जो रिसर्चर है, जो काम करने वाला है, वो क्या कर रहा है, एक अजम्पशन बनाता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, उसके बारे में एक अजम्पशन बनेगी। फिर डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ व्हाट, दिस रैंडम सैंपल, यानी जो रैंडम सैंपल बना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के हवाले से हम डिसीजंस लेंगे। ठीक है, हम डिसीजन लेकर ये कहेंगे
कि हमारा वो जो अजम्पशन हमने यहां पर ड्रॉ की थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है तो हम उसकी वैल्यूज की बात करेंगे और उसकी वैल्यूज में मीन म्यू हो सकता है, प्रोपोर्शन पाई हो सकता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो सकता है। सो ये जो अजम्पशन है उसी के बारे में, जैसे कि मैंने यहां पर आपको डिफाइन किया कि म्यू की वैल्यू 25 हो सकती है, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। वो हमने कहां से ली? पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने ये बात की। सो पाई की वैल्यू 0.4 हो सकती है, ये भी बात हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के हवाले से की है। सो क्या ये वाली बात सही है या गलत है? ठीक है, इस प्रोसीजर का नाम जिसमें हम इस चीज को टेस्ट करेंगे कि हमारी बात जो हमारी अजम्पशन थी अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो सही है या गलत, इस पूरे प्रोसीजर का नाम क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से मजीद अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं। जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है कि जब हम हाइपोथेसिस को देखेंगे, अजम्पशन ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो नल हाइपोथेसिस उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस क्या चीज है? एक तो आपने याद रखना है कि इसको डिनोट करेंगे एच नोट से। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज एच नोट। ये जरा दोबारा गौर से देखिए, एच के बाद यहां पर हमने एक छोटा सा इसकी सबस्क्रिप्ट में जीरो लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? नॉड, एच नॉट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? एच नॉट क्या चीज है? यानी नल हाइपोथेसिस क्या है? इट इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, यानी यहां पर हम वो स्टेटमेंट रखेंगे कि जिसको हम कोशिश करेंगे कि इसको रिजेक्ट कर दें। यानी पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो किसके अंडर लिखेंगे? वो हम एच नॉट के अंडर लिखेंगे, और अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, और ये भी सपोज करेंगे कि वो ठीक है। जरा थोड़ा सा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है कि एक पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है और मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं म्यू के हवाले से सोचता हूं कि म्यू की वैल्यू 25 है। अब मैंने ये कंसिडर कर लिया है, अजम्पशन मैंने अपने माइंड के अंदर बिल्टअप कर लिया है कि म्यू इज इक्वल टू 25, ठीक है, इट इज ट्रू। लेकिन मैं एच नॉट के अंदर जब इसको लिखूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं उसकी पॉसिबल रिजेक्शन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। सो ये प्रोसीजर का मैथमेटिक्स के अंदर आमतौर पर ये रूल होता है, आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है कि जब भी हमने किसी चीज को प्रूव करना है तो याद रखिए कि उसका रिवर्स जो है वो हम रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। यानी सपोज मैंने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 है, तो फिर मैं उसको डायरेक्टली नल हाइपोथेसिस में नहीं रखूंगा। मैं ये नल हाइपोथेसिस में क्या रखूंगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज नॉट 180, वो किस में आ जाएगा? नल हाइपोथेसिस में। सो क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर देना था। सोचिए कि अगर जो चीज मैंने सपोज की है वो उसका रिवर्स मैंने रिजेक्ट कर देना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो चीज सपोज की जा रही है उसको हम एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो याद रखिए कि मैथमेटिक्स में हमेशा हम एक रिवर्स बात से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं या उस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और एंड में जाकर हम उसी बात को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नल हाइपोथेसिस में वो स्टेटमेंट रखनी है कि जिसको आपने टेस्ट करना है पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, ठीक है। सो बी केयरफुल कि यहां पर स्टेटमेंट को उस अंदाज में आपने बिल्टअप करना है। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी एच नॉट नल हाइपोथेसिस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी? अगर हम लेट करते हैं थीटा इज अ ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, यानी थीटा जो है वो एक पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यू है लेकिन वो ट्रू वैल्यू है, और थीटा नॉट अब वैल्यू आपके पास जो अवेलेबल है, जिसको आप सपोज कर रहे हैं, जिसके बारे में आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, वो गिवन है या नोन है। आपने अपने बारे में उसको अपने हवाले से उसको देख लिया है कि थीटा नॉट आपके पास अवेलेबल है कोई वैल्यू, तो फिर क्या होगा? देन द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टिंग वो किस टाइप के हो सकते हैं? उसमें एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, इक्वालिटी भी हो सकती है, यानी अगर एक नॉन वैल्यू है आपके पास और थीटा जो है वो आपके पास अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो एक जो आउटलुक हो सकती है नल हाइपोथेसिस की कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, वैल्यू जो है जो आपने सपोज की है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट,
यहीं से हम एक और assumption भी बना लेते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा नॉट। ठीक है, पहली सिचुएशन हो सकती है, या ये दूसरी सिचुएशन में से, इसमें से और इसमें से कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। और तीसरी सिचुएशन जो एग्जिस्ट करेगी अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज लेस देन थीटा नॉट। देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, और हमारे पास ये कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं कि जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो उससे छोटी या उससे बराबर है। किससे? याद रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा नॉट। ठीक है, जो अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इक्वालिटी में होल्ड कर सकती है, ग्रेटर देन की सिचुएशन में हो सकती है, लेस देन की सिचुएशन में हो सकती है। सो ये तीन बेसिक और इंपॉर्टेंट आउटलुक्स हैं किसकी? नल हाइपोथेसिस की, कि हम नल हाइपोथेसिस को किस तरह रख सकते हैं। ठीक है, वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मजीद इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, अभी हमने नल हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड किया, अब नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करें अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करेंगे। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अ हाइपोथेसिस व्हिच आर विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यानी जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे। सो दो तरह के हाइपोथेसिस बनेंगे। एक तो बात आपने ये क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का प्रोसीजर शुरू करेंगे तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो दो इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस हैं जो कि आप पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जनरेट करेंगे। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो क्या है। अब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देख रहे हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस जो हमने इससे पहले पिछले बोर्ड पर अंडरस्टैंड किया है वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 को एक्सेप्ट करेंगे फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है और जो इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ की थी, हम फिर उसके हवाले से H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। इट इज अपोजिंग कंजक्चर टू नल हाइपोथेसिस। यानी जो भी नल हाइपोथेसिस में कंजक्चर आपने बिल्टअप किया है, जो भी आपने नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है या ड्रॉ किया है, उसका ऑपोजिट हम किस में रखेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस भी। यानी जिसके बारे में रिसर्च की जा रही है वही हाइपोथेसिस जो है वो आमतौर पर किस में रखा जाता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि एक रिसर्चर जो है वो ये सोचता है कि मेरे पॉपुलेशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है उसका जो पॉपुलेशन मीन है वो 25 है, तो वो नल हाइपोथेसिस में किसको रखेगा? वो म्यू इज इक्वल टू नॉट 25, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 25 नल हाइपोथेसिस में रखेगा, और ये कंसिडर करेगा कि उसको एंड में जाके उसको रिजेक्ट कर दे, ताकि एक्सेप्ट क्या हो? उसका ऑपोजिट। यानी नॉट 25 का ऑपोजिट क्या होगा? 25, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी वजह से फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि आपकी सारी की सारी रिसर्च जो है वो उसी अजम्पशन के ऊपर बेस कर रही होती है। सो इसकी फॉर्मुलेशन किस तरह हो सकती है? यानी आप यूं कह सकते हैं, इसको फॉर्मुलेट करने से पहले आपको माइंड के अंदर रखना पड़ेगा H0। यानी फर्ज कर लें फॉर एग्जाम्पल आपका H0 जो है वो म्यू इज इक्वल टू 25 है, तो फिर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी H1 जो है वो क्या हो सकता है? वो म्यू इज नॉट इक्वल टू 25 भी हो सकता है, वो म्यू इज ग्रेटर देन 25 भी हो सकता है, और वो म्यू इज लेस देन 25 भी हो सकता है। सो इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। इक्वालिटी की नहीं होगी, क्योंकि इक्वालिटी यहां पर नल हाइपोथेसिस में आ रही है। अच्छा जी, अगर H1 की वैल्यू म्यू इज ग्रेटर देन 25 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपका H1 जो है वो किस तरह बिल्टअप होगा? उसके लिए फिर हमारे पास सिचुएशन जो है वो एक ही बचेगी, याद रखिए, और वो है म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 25। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
अपोजिंग कंजक्चर। याद रखिए कि जो भी नल हाइपोथेसिस में आप लिखेंगे उसका ऑपोजिट जो है वो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी H1 में लिखना है। इसी तरह हमारे पास फर्ज कर लेंगे पहला केस है, सेकंड केस और थर्ड केस अगर हमारे पास H0 है क्योंकि नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, तो म्यू इज फॉर एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू 25। मैं डिफरेंट आउटलुक्स को जनरेट कर रहा हूं। अगर आपके पास H0 यानी नल हाइपोथेसिस जो है उसमें वो ये शो कर रहा है कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 25, तब फिर यहां से जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट होगा वो क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 25, क्योंकि लेस देन और इक्वालिटी यहां पे आ गई है और इसका ऑपोजिट जो है वो वहां पर जनरेट हो जाएगा। सो इस तरह आप जो है वो अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करेंगे। और याद रखना है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है क्योंकि इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन बेसिक टर्म्स को, जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से अंडरस्टैंड किए, इनको रिवाइज करें क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट्स ने नेक्स्ट लेक्चर में इस्तेमाल होना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।